देखो इस वीडियो में सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होता है, फंगी में होता है, बैक्टीरिया में होता है, एनिमल में नहीं होता, ये हम लोगों को पता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? ये प्लांट को मतलब जिस भी सेल में रहता है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, खड़े रहने का स्ट्रेंथ। हाँ, सिर्फ खड़े रहने का नहीं, फिक्स्ड शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर एक बीकर में इस तरह से हम रेजन्स रखे हैं, बहुत पानी है, और आरबीसी रखा हुआ है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, और ये रेजन्स है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या होगा? बाहर में पानी ज्यादा है, अंदर में कम है, तो पानी अंदर घुसते जाएगा, तो ये दोनों चीज फूलते जाएगा, स्वेलिंग होगा। लेकिन आरबीसी क्या होगा ना, फूलते फूलते वो बर्स्ट हो जाएगा। जैसे एक बलून है, फुलाएंगे ज्यादा तो वो बर्स्ट हो जाएगा, उसी तरह से आरबीसी विल बर्स्ट। क्यों? क्योंकि इसमें नो सेल वॉल, उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन रेजन्स कहाँ से आए? तो प्लांट का प्रोडक्ट है ना, पेड़ से, मतलब प्लांट का है, तो इसके पास सेल वॉल है, इसीलिए बर्स्ट नहीं होगा। तो सेल वॉल का फंक्शन समझ में आया? वो प्लांट को इस तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इस पैराग्राफ में यही चीज लिखा है। सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डायल्यूट, बाहर में पानी ज्यादा है मतलब हाइपोटोनिक मीडिया में वो रहने के लिए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है विदाउट बर्स्टिंग। कैसे हुआ? सेल फूलते जा रहा है तो अंदर से प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बदले में सेल वॉल भी प्रेशर लगा रहा है, तो वो फट नहीं रहा है। और ये जो हम बताए थे ना कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रहता है, मतलब बाहर पानी कम है तो वो श्रिंक हो जाएगा, उस श्रिंक होने के प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। देखो यहाँ लिखा है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर, तो वो सेल श्रिंक हो रहा है, उसी प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेल वॉल हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस, नेक्स्ट कंपोनेंट। तो न्यूक्लियस क्या करता है? सब चीज को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रेन बॉडी को करता है वैसे ही न्यूक्लियस। सेल में न्यूक्लियस ठीक से माइक्रोस्कोप में दिखे, इसके लिए उसमें 2-3 सोल्यूशन डाला जाता है, कोई भी एक डालो, मतलब जैसे आयोडीन सोल्यूशन या सैफ्रनिन या मिथिलिन ब्लू, इस तरह से, ताकि बीच वाला पोर्शन डार्क हो जाएगा। तो हम लोग क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़े थे कि न्यूक्लियस डबल लेयर्ड कवरिंग होता है न्यूक्लियस में। जैसे ये एक सेल है, एनिमल सेल, तो ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, बीच में न्यूक्लियस रहेगा तो वो इस तरह से रहेगा। तो सबके बीच में देखो हम गैप छोड़े हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये जो डबल लेयर वाला स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बीच में रहता है, हम लोगों को पता है, क्रोमाटिन। ये भी हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमाटिन। जब सेल डिवाइड होने वाला रहेगा तो यही क्रोमाटिन क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है? तो when the cell is ready to divide, chromatin will condense to form chromosome. उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, तो वही है क्रोमाटिन, क्रोमोसोम, एंड वो किससे बना हुआ रहता है? डीएनए से। ये वर्ड भी हम लोग सुने हुए हैं। तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए क्या रहता है? डीएनए वो मॉलिक्यूल्स है जो एक्चुअली प्रोटीन से ही बना हुआ है, वो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाता है। तो डीएनए है ना, बहुत बड़ा बड़ा होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से डीएनए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लंबाई में, लेंथ में। तो उसका एक एक हिस्सा को हम लोग इस तरह से जीन्स बोलते हैं। ईच फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। वो यहां लिखा है। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, डीएनए किस फॉर्म में रहता है? क्रोमाटिन में। लेकिन जब डिवाइड होने वाला रहेगा तो वो क्रोमोसोम में बन जाएगा।
तो ये सब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ लिए। न्यूक्लियस का मेन रोल क्या है? इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। किसी किसी बैक्टीरिया में जीन्स कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अच्छा। जीन्स तो मैसेज एक से दूसरे में लेकर जाता है, लेकिन कब क्रोमोसोम डिवाइड होना है नहीं होगा, बाकी सेल का तो सब कुछ वो न्यूक्लियस करता है। जैसे बॉडी का ब्रेन करता है। जैसे किसी किसी ऑर्गेनिज्म में इस तरह से न्यूक्लियस ठीक से नहीं रहता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही बीच में स्प्रेड आउट रहता है, कोई मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वहां लिखा है, बोलो। ठीक है, इस तरह का सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है? साइज में छोटा होता है। ये जो यू के जैसे लिखा है ना, फिगर वाला आप जो बोले नहीं समझ में आया। किसी किसी बैक्टीरिया में न्यूक्लियस ठीक से नहीं रहता है, जेनेटिक मटेरियल है वो किसी मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर नहीं है, बस ऐसे ही बीच में स्प्रेड आउट रहता है, तो उसको उसमें न्यूक्लियस वर्ड नहीं यूज करते हैं, न्यूक्लियस के बदले बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और उस सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। वो छोटा होता है साइज में वो सब जिसमें सेल सही से छोटा नहीं होता रहता है, है। जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहता। तो और उसका अपोजिट होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस लिखने आता है, वो हम लोग यहीं से लिख सकते हैं टेबल से। प्रोकैरियोटिक का साइज क्या है? जनरली स्मॉल, और यूकैरियोटिक साइज में बड़ा रहता है। ये जो यू करके लिखा है ना, इसका मतलब होता है माइक्रोन बोलते हैं इसको। माइक्रोन। ये इसका मतलब होता है माइक्रोन। ये था अब जैसे किलो का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर, इसका मतलब 10 to the power 3 मीटर, 1000 होता है ना, है ना। 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 to the power -2, तो उसी तरह से 1 माइक्रोन को लिखा जाता है 10 to the power -6। लर्न नहीं करना पड़ेगा, लार्ज और स्मॉल लिख देना बस। इसका न्यूक्लियर रीजन कैसा रहता है? नॉट वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड नहीं रहता है, बाद में लिखना रहता, अच्छे से डिफाइंड नहीं रहता है। एंड नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ठीक, इसका ऑपोजिट लिख रहे हैं हम। यहाँ लिखा है वेल डिफाइंड, तो इस कॉलम में लिखे नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ लिखा है सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, नॉट सराउंडेड, और इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्रोमोसोम यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर बहुत सारा रहता है। जैसे हम लोगों में कितना रहता है? 46। फिर यहाँ पर हर हम लोगों के यूकैरियोटिक में हर ऑर्गेनेली में मेम्ब्रेन रहता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। समझ आया? प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल्स यहाँ पैसेज पढ़ना, उससे मिल जाएगा। बैक्टीरिया, फंगी, यही सब आएगा।